हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों आज हम इसी को एक क्विक रिवीजन के हिसाब से देखेंगे और अलोंग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की भी बात करेंगे। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आप लोगों को पेशेंस लेके इसको थोड़ा सा देखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके आपके आने वाले एग्जाम में। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये जो चैप्टर जो है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले ये जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है इसका मतलब क्या है बच्चों। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इसको किस हिसाब से लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट्स कैसे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन में डिफरेंट टाइप्स क्या होता है। ये सारे के सारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसको इक्वेशन क्यों कहा गया है, उसको बैलेंस कैसे करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये सब लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हुए जाएंगे, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और अलोंग विद दैट उसके एमसीक्यूज, रिलेटेड एमसीक्यूज जो कुछ भी आएंगे हम सब कुछ देखते हुए जाएंगे बच्चों। तो बच्चों चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या होता है एक चेंज, क्या होता है, व्हाट इज ए चेंज एक्चुअली। तो बच्चों क्या होता है, हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसे चेंज देखते हैं। जैसे क्या होता है, दिन का जो है वो रात में हो जाना, या फिर वेपोराइजेशन प्रोसेस हो गया, या फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया। तो जो चेंज जो होता है बच्चों, इसको बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका क्या, आपका फिजिकल चेंज, और एक होता है हमारा क्या, एक केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों, अगर किसी भी तरह का चेंज में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट का या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सिर्फ शेप और साइज अगर चेंज हो रहा है, तो उसी तरह का चेंजेस को हम लोग क्या बोल के कहेंगे बच्चों, फिजिकल चेंज बोल के कहेंगे। तो अगर एक एग्जाम्पल का बात किया जाए तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, जैसे मोम का आपका जो वो पिघलना हो गया, या फिर मान के चलो कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया। अगर वाटर को हम लोग फ्रीज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कटिंग ऑफ वुड, जैसे एक लकड़ी का ये एक बड़ा सा अगर एक टुकड़ा लेते हैं और अगर हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर कट कर देते हैं तो इसका क्या एक्चुअली शेप चेंज हो गया, लेकिन लकड़ी का लकड़ी ही रहा। तो हर वो चेंजेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर एक एलिमेंट्स का चेंज होता है, तो उसी तरह का चेंजेस को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, फिजिकल चेंजेस बोल के कहते हैं। और रिमेंबर वन थिंग बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह का फिजिकल चेंज में किसी भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, किसी भी तरह का नया प्रोडक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो हर वो चेंजेस जो सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करता है, उसी चेंज को हम फिजिकल चेंज बोल के कहते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं बच्चों। तो बट हम लोग इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा क्या, एक केमिकल चेंजेस होता क्या है। तो हमारे बुक में सबसे पहले ही ये कुछ चीजें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम लोग समर के सीजन पे दूध को ऐसे ही अगर रख देते हैं तो द मिल्क जो रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में, या फिर दूध जो है वो फट जाता है। या फिर मान के चलो हमारे पास अगर आयरन का तवा है या फिर पेन है, नेल है, अगर हम इसको ह्यूमिड या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, लोहे में जो रहता है बच्चों वो जंक लग जाता है, जिसको हम लोग रस्ट बोल के भी कहते हैं, रस्ट बोल के कहते हैं। या फिर ग्रेप्स को अगर हम सड़ाते हैं तो इसमें क्या बनता है, अल्कोहल में फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर जो फूड हम लोग खाना बनाते हैं पहले से वो उसका कुछ अलग रहता है, बट हम लोग कुक फूड जो रहता है वो अलग हो जाता है। देन हम जो खाना भी खाते हैं बच्चों, द फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो खाने का जो प्रोसेस जो होता है इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। और न्यूट्रिएंट्स उसमें से क्या मिलता है, किसी भी तरह का फूड को अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है, एंड इवन इफ जो खाना खाने के बाद हमारा बॉडी कैसे उसी खाने से या फिर उसी न्यूट्रिएंट से एनर्जी रिलीज करता है। ये सारे के सारे क्या हो गए बच्चों, कुछ एग्जांपल है जिसको हम लोग क्या एक केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शन बोल के कह सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ एक नया सब्सटेंस जो है हमें देखने के लिए मिलेगा, कुछ आपका जो है वो एक न्यू सब्सटेंस जो है हमें देखने के लिए मिलेगा, और वो जो है वो रिवर्सेबल नहीं होता। व्हेयरएज फिजिकल चेंजेस जो होता है दे आर रिवर्सेबल। बट अगर हम लोग एक केमिकल चेंज का बात करते हैं तो ये ज्यादातर नॉन रिवर्सेबल होता है। अगर दूध का एग्जांपल ही ले लो, अगर दूध से दही एक बार बन गया तो हम लोग इसको चाह कर भी
हम उसको फिर से जो है अगेन मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है बच्चों केमिकल रिएक्शन या फिर एक केमिकल चेंजेस बोल के कहें। तो अगर हमें पूछा जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन ये वो चेंजेस है जहां पे आइदर एक या फिर कोई भी दो सब्सटेंस वो मिलने के बाद एक नया पूरा टोटली एक नया प्रॉपर्टीज के साथ एक नया सब्सटेंस अगर फॉर्म करते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, इसको केमिकल रिएक्शन बोल के कहा जाता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देके आपको समझने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हम सबको पता है जो पीने का पानी जो होता है, ये जो पीने का पानी जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, H2O या फिर वाटर होता है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो हाइड्रोजन जो रहता है ये एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होता है, एंड हमारे पास जो ऑक्सीजन जो रहता है ये भी बच्चों क्या होता है, ये हेल्प फॉर द कंबसन, ये कंबसन में हेल्प करता है। दोनों का नेचर ही क्या होता है बच्चों, हमारे जो है वो आग लगाने का काम होता है। बट इन दोनों को जब भी हम लोग केमिकली कंबाइन कर देते हैं तो इनसे से जो प्रोडक्ट निकलता है H2O, उनका प्रॉपर्टी पूरा का पूरा एक नया होता है, क्योंकि ये वाटर जो होता है बच्चों ये आग जो है वो बुझाने में काम आता है। तो आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है या फिर केमिकल चेंजेस क्या होता है, जहां पे एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस वो कंबाइन होंगे और वो लोग एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि टोटली अलग होगा इनके प्रीवियस जो आइडेंटिटी से। उसी तरह का चेंजेस को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज बोल के हम लोग किसे कहेंगे। बट यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक केमिकल चेंजेस हुआ है या फिर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है बोल के। तो यहां पे हमारे बुक में दिया गया है बच्चों, तो क्या होता है यहां पे देखते हैं कि अगर किसी भी तरह का चेंजेस और हम लोग करते हैं या फिर किसी भी तरह का रिएक्शन होता है और उसमें हमें देखने के लिए मिलता है अगर इसका स्टेट चेंज हो गया या फिर कलर का चेंजेस हो गया या फिर कुछ गैस ही हमारे पास निकल रहे हैं या फिर कुछ टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, तो अगर किसी भी तरह का चेंजेस में हमें ये सारे के सारे चेंजेस या फिर हो सकते हैं इनमें से किसी भी एक तरह का चेंजेस भी अगर हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो उसी चेंज को हम लोग क्या बोल के कहेंगे बच्चों कि एक केमिकल चेंजेस हुआ है या फिर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है बोल के। तो अभी देखते हैं इसको समझाने के लिए हमारे बुक में क्या क्या गिवन है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों हमें कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं, तो उसी एक्टिविटीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि उसी एक्टिविटीज से ही हमें क्या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है हमें पूछा जाता है बच्चों। तो देखते हैं एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज 1.1 हमें क्या दिया गया है यहाँ पे बच्चों, तो हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन जो है वो लेना है और उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको सैंड पेपर से थोड़ा सा क्लीन कर देना है। जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है वो सैंड पेपर के हेल्प से हमें इसको क्लीन करना है। क्यों क्लीन करना है बच्चों, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम जो होता है बच्चों ये आपका एक हाईली रिएक्टिव तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और इसके ऊपर जो होता है वो एक ऑक्साइड के लेयर जो होता है हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएंगे। तो अगर ये इसी को अगर हम लोग साफ नहीं करेंगे तो हमें जो डिजायर हमारा जो हम लोग जो चाहते हैं, जो एग्जैक्ट रिजल्ट जो हमें चाहते हैं, हमें ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इट इज नेसेसरी टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ ए सैंड पेपर। सैंड पेपर के हेल्प से जो है हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसी मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले साफ कर देना पड़ेगा। साफ करने के बाद हमें इसको क्या करना है, इसको एक टंग के हेल्प से उसको हम लोग पकड़ेंगे और एक स्पिरिट लैंप में हमें उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको जलाना पड़ेगा। ओके, जलाने के बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे जैसे राग बोल सकते हो, ये एस ऑफ द मैग्नीशियम हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और वो किस में फॉर्मेट हो गया बच्चों, यहां पे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में फॉर्म हो गया है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने के प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो जो रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे क्या होता हुआ हमें दिख रहा है बच्चों, यहां पे मैग्नीशियम रिबन का जो स्टेट जो होता है वो आपका चेंज हो गया। पहले ये आपका जो है हमें एक स्ट्रिप के जैसा था, बट आफ्टर रिएक्शन हमें ये क्या किस हिसाब से देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और ये जो है एक पाउडरी सब्सटेंसेस के हिसाब से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, जब भी हम लोग इसी रिएक्शन को बच्चों परफॉर्म करेंगे तो यहां पे हमें एक चीज देखने के लिए मिल जाएगा, क्या बच्चों, कि
Whenever the magnesium ribbon burn, it gives a dazzling white flame. जब भी हम लोग इसको जलाएंगे बच्चों, तो ये क्या परफॉर्म करेगा, एक व्हाइट फ्लेम, जो एक डेजलिंग फ्लेम मतलब पूरा चमकता हुआ एक व्हाइट कलर का फ्लेम जो है हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड इसका जो रिएक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, जो व्हाइट पाउडर में, जिसको हम लोग क्या बोले, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल के हम लोग इसे कहते हैं। तो ये रिएक्शन किस किस के बीच में हुआ बच्चों, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब भी हम लोग रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम हमें देता है। अलोंग विद दैट जो एंड प्रोडक्ट या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास निकल आता है वो एक पाउडर सब्सटेंस, वो कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर सब्सटेंस होता है। और वो एक्चुअली क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, यहां पे जो मैग्नीशियम का जो रहता है अब उसी का स्टेट चेंज हो गया। अभी नेक्स्ट एक्टिविटीज में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। एक्टिविटीज 1.2, यहां पे अगर हम लोग लीड नाइट्रेट लेते हैं इस सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में, और उसी में अगर कुछ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन अगर ऐड करते हैं तो इसका कलर जो होता है बच्चों, आफ्टर रिएक्शन कुछ अगर रिएक्शन करते हैं तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, यहां पे हमें और एक एक्टिविटी से पता चल गया कि एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद इसका कलर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, इसका कलर चेंज हो गया। ये या फिर हम बोल सकते हैं कि ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। इवन हमें और एक एक्टिविटीज दिया गया है जहां पे हम लोग मार्क करेंगे कुछ जो है वो टेम्परेचर रिलीज हो रहा है और कुछ गैसेस का हमें जो है इवॉल्व ऑफ कुछ गैसेस हमें दिख जाएंगे। जैसे कि यहां पे दिया गया है टेक फ्यू ग्रैन्यूल्स ऑफ और टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लैक्स। जैसे कि ये फ्लैक्स आपको दिख रहा है, इसी फ्लैक्स में हमें क्या करना है बच्चों, कुछ जिंक के जो ग्रैन्यूल्स जो है हम लोग ऐड करेंगे और अलोंग विद दैट उसी के साथ आइदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। और हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पे एक इनविजिबल गैस जो है वो रिलीज हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। और अगर हम इसको छूने की भी अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत हमें जो है क्या देखने के लिए मिल जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है वो कुछ चेंज होता हुआ हमें दिख जाएगा। तो यहीं से हमें पता चलता है बच्चों, एक ओवरऑल आइडिया हमें मिल गया है कि क्या होता है एक केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंजेस क्या होता है जो कि एक परमानेंट होता है। ये क्या होता है आपका परमानेंट होता है, और परमानेंट होने के साथ ये क्या करता है, अलोंग विद दैट ये कुछ सिंबल देता है जो कि हमें बताता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, जो जिसका मेन सिंबल्स क्या क्या है, उसका आइदर स्टेट चेंज हो जाएगा या फिर उसका कलर में चेंज होने के लिए हमें दिख जाएंगे, या फिर कुछ गैस रिलीज होंगे, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज होता हुआ हमें दिख जाएगा। तो ये था बच्चों आपका एक ब्रीफ आइडिया अबाउट, हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसको हम लोग क्या बोल के कह सकते हैं, एक केमिकल चेंज क्या होता है और कुछ एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करके देखें कि ये केमिकल चेंजेस होता क्या है। अभी चलिए थोड़ा बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं कि जितना भी अभी हम लोग पढ़े हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि which of the following और which of the following is a physical change, हमें बताना है कि इसमें से फिजिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस में क्या, किसी भी तरह का नया सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, ये हमारा फिजिकल चेंज नहीं है क्योंकि दही एक नया सब्सटेंसेस है। देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी ये भी हमारा जो है वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो चुका है, या फिर हमारा खाना जो है वो सड़ चुका है। देन यहाँ पे क्या होता है, गेटिंग ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी, तो ये हमारे पास आता है, ये एक क्या होता है, ये हमारा फिजिकल चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी का स्टेट ही चेंज हो रहा है बच्चों। हालांकि अगर हम लोग बर्निंग ऑफ वुड का बात करते हैं तो ये लकड़ी जल के ये क्या कोल बन जाता है, या फिर एसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। सिर्फ और सिर्फ हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। तो अभी बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस रिमेन अनचेंज, मतलब जो इनिशियल सब्सटेंसेस का जो आइडेंटिटी जो रहता है वो पहला वाला आइडेंटिटी वो जैसा था, इसमें रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, रिमेन अनचेंज। तो हम लोग यहाँ पे किस तरह का चेंजेस का बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल चेंजेस का बात। जहां पे तो ये ऑप्शन तो हमारा अभी अभी डिस्कस किए थे, ये वाला तो गया। अभी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो यही होगा बच्चों हमारा आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्योंकि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को हम लोग सड़ाने के बाद ये तो वाइन बन जाता है, हम लोग जानते हैं, या फिर अल्कोहल बन जाता है। और डाइजेशन ऑफ फूड्स भी जो रहता है ये भी हमारा एक तरह का केमिकल चेंज होता है, जहां पे आइडेंटिटी आपका चेंज हो जाएगा, ये अनचेंज नहीं होगा।
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अभी बढ़ते हैं आगे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, इनमें से किसको हम लोग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस बोल के कहेंगे। हो गया। तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस इन सिलेंडर, गैस का कुछ भी आपका जो चेंज नहीं हुआ, आपका गैस का गैस ही रहा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ द एयर, ये भी, इस पे भी किसी भी तरह केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। देन कीपिंग ऑफ पेट्रोल इन द चाइना डिश, यहाँ पे भी हमें किसी भी तरह का रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बट हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल, जहां पे फिजिकल चेंजेस, मतलब हमें फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, हमें ये वाला देखना है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये फिजिकल चेंजेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस्ड वाटर, ये भी हमारा फिजिकल चेंजेस है। देन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर, ये भी हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो ये बच्चा हमारा ऑप्शन डी, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किसी भी प्रोसेस का जलने से, इसमें से क्या होगा, जब भी हम लोग एलपीजी को जलाएंगे तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लस अलोंग विद दैट यहाँ पे हमें क्या, हीट एनर्जी जो है हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये होगा हमारा केमिकल चेंज, ये फिजिकल चेंजेस नहीं होगा। अभी यहां पे बात आता है व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसको साफ क्यों किया गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो रहता है इसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि डस्ट या फिर मैग्नीशियम को रिमूव या फिर ऑल द अबव तो नहीं होगा। हमें किसको हटाना है बच्चों, मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ऑक्साइड का जो लेयर जो फॉर्मेशन हो गया होता है, इसी को ही हमें रिमूव करना रहता है। अभी नेक्स्ट, वन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, जब भी ये एयर के साथ बर्न होता है या फिर ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, द एश फॉर्म इज, जो एसेस जो फॉर्म होता है वो कौन से कलर का होता है, तो हमें यहाँ पे क्या, हम लोग बुक अभी अभी पढ़े हैं कि वो व्हाइट कलर का ही होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl टू अ टेस्ट ट्यूब, एंड वो एक टेस्ट ट्यूब में वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और अलोंग विद दैट वो कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स जो है यहाँ पे ऐड कर देता है, और ऐड करने के बाद उसको कौन सा ऑब्जर्वेशन जो होता है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या, एक गैस इवॉल्व होता है which burn with pop sound। तो हम लोग को एक बात याद रखना है बच्चों कि हाइड्रोजन गैस जब भी आपका रिलीज होता है तो ये क्या करता है, एक पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी हम लोग जिंक ग्रैन्यूल को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक गैस रिलीज होता है और वो गैस क्या करेगा, आपका जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे नेम द गैस भी बोल के आपको पूछा जाता है बच्चों कभी कभी, तो यहाँ पे जो है जिंक ग्रैन्यूल के साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है और अलोंग विद दैट ये पॉप साउंड भी प्रोड्यूस करता है बच्चों। One of the following does not happen during a chemical reaction. This is, आपका जो अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि नहीं होता, जो कि आपका जो है उसी के टाइम पे आपका नहीं होता। देन हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, ये होता है कि नहीं, हम लोग तो देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये किस का बात कर रहे हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन का। और हम लोग क्या जानते हैं, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तब क्या, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा, एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। जहां पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है या फिर एक नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसी को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल के कहते हैं। देन which of the following observation helps us to determine that a change has taken place, एक चेंज हुआ है या फिर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है बोल के हमें पता कैसे चलेगा। चेंज इन टेम्परेचर होता है बच्चों, कलर का भी चेंज होता है और कुछ गैसेस भी जो है वो इवॉल्व होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑल द अबव। अगर पूरा का पूरा अगर इनमें से कुछ भी अगर होता है या फिर एक भी रिएक्शन में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों क्या, ऑल द और ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट देखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल, जिंक ग्रैन्यूल के साथ उसका एडेड किया जाता है इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग जिंक ग्रैन्यूल ऐड करते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। हमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है और हमें उनमें से कौन सा जो है हमें
पता करना है। सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनी नहीं होता। देन द रिएक्शन ऑफ मिक्सचर, ये भी नहीं होता। ऑर्डर एंड पंजेंट स्मेल भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन डी, ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। एक हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एक कलरलेस और बिना स्मेल वाला गैस जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये था बच्चों कुछ क्वेश्चन। अभी हमारे टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास, ये होता है आपका केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो जैसे कि हम अभी अभी जस्ट पढ़े एक्टिविटी 1.1 में, क्या हम लोग पढ़े थे? जैसे कि आपका मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और हमेशा ये पॉसिबल नहीं है बच्चों कि इसको जो है हम लोग इसी के फॉर्म में लिखे हैं कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विथ ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ए व्हाइट कलर लाइट डेजलिंग लाइट इज फॉर्म। तो ये हमेशा जो है हम लोग इसको अगर लिखने के लिए जाएंगे तो ये क्या होता है बच्चों? ये बहुत ही लॉन्गर होगा, ये बहुत ही क्वाइट लॉन्गर आपका जो है हमारा रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग इसके जगह पे क्या लिखते हैं बच्चों? इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म या फिर कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव आपका जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसी हिसाब से जो है हम लोग एक रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं। और इसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों? वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं? इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोल के कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। तो जो लेफ्ट साइड में जो कुछ भी हमारे पास प्रेजेंट रहता है बच्चों, उस लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोल के कहते हैं? रिएक्टेंट बोल के कहते हैं। और जो कुछ भी रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलेगा उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोल के कहते हैं। हो गया? तो लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट कहा जाता है, व्हेयरएज द राइट साइड को हम लोग प्रोडक्ट बोल के कहते हैं। प्रोडक्ट हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग हमेशा यहाँ पे जो है प्लस का सिंबल देके करते हैं, ताकि हमें एक ओवरऑल आइडिया मिले कि कितने रिएक्टेंट्स और कितने प्रोडक्ट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। एंड ये जो एरो मार्क जो होता है बच्चों, ये हमेशा डायरेक्शन, या फिर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव, या फिर the result of their reactants is give the magnesium oxide, ये बताता है। तो ये जो हमारे पास जो एरो सिंबल आ गया, ये क्या? द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट्स करता है। तो बच्चों यहां तक समझ में आया? तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन? क्या था? हमेशा आपका जो है वो हम लोग, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी राइट इन द सेंटेंस फॉर्म। हमेशा जो कुछ भी हम लोग इसको हमेशा सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको क्या किया जाता है? इसको जो है कुछ वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, और इसी को ही वर्ड इक्वेशन बोल के कहा जाता है, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड वालों को रिएक्टेंट कहा जाता है, राइट हैंड साइड वालों को प्रोडक्ट बोल के कहा जाता है। एंड ये जो एरो जो रहता है, ये एरो हमें सिंबलाइज करता है कि क्या आपका जो रहता है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये हमें बताता है। समझ में आया बच्चों? तो यहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। तो यहां पे हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल नहीं पाया बच्चों, या फिर मान के चलते हैं कि यहां पे जो रहता है, यहां पे भी थोड़ा बहुत मुश्किल जो है हमें यहां पे देखने के लिए मिला, क्योंकि ये मैग्नीशियम लिखो, ऑक्सीजन लिखो, ये भी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है। तो इसको और थोड़ा सा छोटा करने के लिए, या फिर उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या किए? पूरा का पूरा नाम नहीं लिख के इनको कुछ फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करना चालू कर दिए। जैसे कि मैग्नीशियम को हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Mg होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। और उनका रिजल्ट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो उसका MgO होता है। तो यहां पे आप लोग एक बात कंफर्म कर लीजिए बच्चों कि हमें जो 9th क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया था कि एक फॉर्मूला कैसे बनता है, जो आप लोग अगर याद है, कुछ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग कुछ वो फॉर्मूला जो बनाते थे, ये आपको थोड़ा बहुत एक ओवरऑल आइडिया आपके पास होना चाहिए, नहीं तो ये वाला जो है आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है बच्चों। तो इसी को ही अगर हम लोग वही सेम वर्ड के इक्वेशन को सिंबल के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो जो हमें दिख जाएगा उसी को ही क्या कहा जाता है? एक केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या होता है? अगर हम लोग इसमें कुछ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें से हमें पूरा का पूरा एक ओवरऑल आइडिया मिलता है, या फिर केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, उसी को ही हम लोग क्या बोल के कहेंगे बच्चों? एक केमिकल इक्वेशन बोल के कहेंगे। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन।
ये केमिकल रिएक्शन ही बताता है, या फिर ये केमिकल इक्वेशन से हमें एक ओवरऑल आइडिया पता चल जाता है। जैसे कि क्या, मैग्नीशियम को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है बच्चों। तो हमें उतना लंबा चौड़ा और लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली अगर हम इसको देख लेते हैं तो हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो यहां पे हमारे सामने और एक बड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या होता है, जैसे देखो बच्चों, यहां पे हम लोग अगर लेफ्ट साइड में देखते हैं कि ऑक्सीजन का नंबर जो है वो 2 है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन आके 1 हो गया, यहां पे इसके नीचे का 2 गया कहां बच्चों, ये तो हमें नहीं मिल रहा है। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, जहां पे द काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, या फिर LHS और RHS में एरो के ये जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें एटम्स के जो नंबर जो होते हैं इनको काउंट करना पड़ता है। अगर ये दोनों के दोनों, जैसे ही मान के चलो लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स का नंबर जितना होता है और वो अगर सिमिलर हो जाता है हमारे राइट हैंड साइड के साथ, तो इसी को ही हम लोग क्या बोल के कहेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सिमिलर एटम्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अगर सिमिलर होते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको बैलेंस इक्वेशन बोल के कहा जाता है। और हर वो इक्वेशन जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स के जो नंबर जो रहते हैं वो अगर बैलेंस नहीं होते या फिर दोनों साइड में इक्वल नहीं होते, तो उसी तरह के इक्वेशन को क्या कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन बोल के कहा जाता है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा आगे कि एक बैलेंसिंग इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे आपका जो ऑक्सीजन का आपका एटम जो है वो 2 है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन का जो है वो 2 प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों, स्केलेटल, ये स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बैलेंस नहीं है। तो अभी बात आता है कि हम लोग जो है इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे, अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, या फिर इसको स्केलेटल इक्वेशन या फिर एक नाम क्यों दिया गया, हम लोग बैलेंस क्यों करें। तो सब अभी बात आता है हमारा जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला बात, अगर आप लोगों को अगर याद है, अगर हम लोग जो 9th क्लास में जो कुछ भी पढ़े हैं हो गया, 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एक लॉ पढ़े थे जिसका नाम था बच्चों क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता था, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम लोग मास को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कब, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है हो गया। तो एंड दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट एंड आपका जो कुछ रहता है ये हमेशा आपका जो रहेगा, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास जो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। बट अगर वो इक्वल नहीं रहता है तो हम लोग इसको स्केलेटल या फिर अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, और जहां पे इक्वल रहता है हम लोग इसको बैलेंस इक्वेशन बोल के कहते हैं। तो बच्चों यहां पे बैलेंसिंग सीखने से पहले हमें कुछ टर्म जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्या क्या वो टर्म होते हैं, हमेशा जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे, जैसे मान के चलो कि नंबर 1 में मैं बताता हूं, अगर जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल से हमारे पास हो गया, अगर वाटर के मॉलिक्यूल के सामने अगर हमें हाइड्रोजन का वैल्यू अगर चेंज करना है तो हम एज ए होल में इंटू करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि H2O है तो हम लोग यहां पे H4O कर नहीं सकते। अगर हमें हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का नंबर को अगर चेंज करना है, या फिर हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि H2O2 करके हम लोग इसको बैलेंस नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये पूरा का पूरा H2O में हमें नंबर ऐड करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि उसी एलिमेंट्स के सामने या फिर जो प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसी के सामने ही हमें कुछ नंबर लगाना है, ना कि उसके पीछे हमें नंबर लगाना है। समझ में आया? जैसे कि यहां पे कभी कभी दिया हुआ रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन का भी नंबर भी जो है वो 2 है और हाइड्रोजन का नंबर भी जो है वो 2 है। ये हमें आना चाहिए। सबसे पहले क्या, जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे तो उसी प्रोडक्ट के सामने ही लगाएंगे, ना कि हम लोग लेफ्ट साइड में लगाएंगे, ना ही हम लोग राइट साइड में कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे। अगर कभी भी हमारे सामने ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है तो हम लोग इसको मानेंगे OH होल 2 का मतलब क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन के पास भी 2 है और हाइड्रोजन के पास भी हमारा 2 है। अगर जैसे कि हम लोग और भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पे बात करते हैं लीड नाइट्रेट का ही हम लोग बात करते हैं, NO3
3 होल 2। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आपका लीड या फिर जो रहता है आपका पीबी के पास तो हमारा एक ही है, बट यहां पे क्या होता है एन नाइट्रोजन के पास हमारा पास आपका जो 2 है, बट ऑक्सीजन का नंबर अगर हम लोग करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऑक्सीजन जो है वो 6 प्रेजेंट है। तो ये किसका कितना एटम्स है हमें ये वाला सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों। और जब भी बैलेंस करेंगे, लेट्स सपोज मान के चलो हम लोग यहां पे कुछ चेंजेस करना चाहे तो उसके सामने लगाएंगे, ना कि हम लोग इसके बीच में कहीं ना कहीं जो है हम लोग नंबर या फिर नंबर बढ़ा नहीं सकते। समझ में आया? तो ये कुछ स्टेप्स जो है हमें पहले आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे ये चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों हमें। तो ये है आपका कुछ एक छोटे से आइडिया जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अभी बढ़ते हैं कि इसको एक तरह से कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक वर्ड इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि जिंक, और ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये दोनों के दोनों आपका रिएक्टेंट हो गए, और ये दोनों रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है प्लस हाइड्रोजन जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, Zn जिंक प्लस H2SO4 विल गिव ZnSO4 प्लस H2 जिंक सल्फेट प्लस आपका जो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। तो अभी सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है बच्चों, यहां पे अगर हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट कितने कितने एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं आपका एक इक्वेशन। जैसे कि देखो यहाँ पे पहले जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो देखो 1 2 3 4 चारों के चारों एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग सबसे पहले नंबर देंगे कि जिंक कितना है, इधर 1 है, यहां पे भी जिंक देखो आपका 1 है, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हमें कुछ छेड़ना नहीं है। तो H2 हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट में भी 2 है एंड प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी बात करें सल्फर, यहाँ पे 1 है और यहां पे भी आपका जो रहता है वो आपका 1 ही प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का नंबर आपका क्या होता है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे भी आपका जो है वो 4 है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं दे आर इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड, या फिर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग इसी तरह के रिएक्शन को इसको या फिर बोल सकते हैं ये एक बैलेंस इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर हमें कुछ अनबैलेंस इक्वेशन दिया है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या हो गया, पहला स्टेप्स यही है कि पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहला स्टेप्स यही है कि हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका नाम हम लोग लिखेंगे, जैसे X Y Z A B C जितने भी हैं। उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे, एक रिएक्टेंट का कॉलम बनाएंगे और एक प्रोडक्ट का एक कॉलम बनाएंगे। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं ये सब हम लोग जो है वो डिनोट करते हुए जाएंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स का नंबर अगर इनबैलेंस होता है तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। समझ में आया? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहां पे हमारे सामने और एक इक्वेशन दिया गया है, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि मैं आपको स्टेप्स नंबर 1 में बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं हम इन सबको लिखेंगे और इनका रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं आपका एटम्स, ये हमें देखना है। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, एक तो हो गया आयरन, एक हो गया हाइड्रोजन, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। अगर उनके एटम्स के नंबर का बात किया जाए तो लेफ्ट साइड में आयरन है हमारा 1 और राइट साइड में हमारे पास आपका कितना आता है, हमारा 3। देन हाइड्रोजन का लेफ्ट साइड में जितना है राइट साइड में भी इतना है, तो ये एक तरह से बैलेंस है। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 है और राइट साइड में आपका 4 एटम्स है। तो हमें किस किस को बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका जो रहता है जो इनबैलेंस है, जैसे आयरन यहाँ पे इनबैलेंस है और यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन जो यहाँ पे अनबैलेंस फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिसका नंबर सबसे पहला होता है या फिर जो सबसे ज्यादा से ज्यादा नंबर में सेपरेट होते हैं तो उनको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और स्टेप्स 3 में हमें जो कुछ होगा सबसे पहले वहां पे भी दिया गया है। तो यहां पे क्या हो, इट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसका मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। और इसी केस में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे यहाँ पे आपका जो है वो प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले
हमें जो है ऑक्सीजन को ही सबसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऑक्सीजन कहाँ पे है, हमारा लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में जो है ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है और हमारा कम किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है लेफ्ट साइड के H2O के साथ ही हम लोग होल वाटर के साथ पूरा का पूरा यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया था कि हम लोग बीच में भी कहीं पे भी रख नहीं सकते, या फिर अगर हम लोग किसी साइड में भी रख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है उसके सामने ही जो है वो 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 ऐड करने के बाद हमारे पास अभी क्या आ जाता है नेक्स्ट, यहां पे जैसे कि हम लोग 4 ऐड कर देते हैं, सून आफ्टर द एडिंग ऑफ 4, यहां पे लेकिन हाइड्रोजन का नंबर भी जो रहता है वो भी आपका 4 से बढ़ जाता है। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो हाइड्रोजन को फिर से हमें यहां पे बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे 4 और ये 2, यहां पे हाइड्रोजन हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड में 8 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन 2 का 2 था। तो इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें जो है हाइड्रोजन को सबसे पहले फिर से और एक बार बैलेंस करना पड़ेगा, या फिर हम लोग जो है वो प्रोडक्ट के साइड में हमें 4 इंटू करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अभी बचा क्या है यहाँ पे, अगर देखते हैं तो यहाँ पे आयरन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, सिंपली जो है वो 3 ऐड कर देंगे। तो 3 और ये यहाँ पे 3 है, ये आपका बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से हम लोग जो है जिस प्रोसेस के हिसाब से हम लोग इसको बैलेंस किए बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोल के कहते हैं। हम लोग ट्रायल करते हुए जाते हैं, एक के साथ पहले ट्रायल करते हैं, पहले एक को बैलेंस करते हैं, उसके बाद सेकंड को बैलेंस करते हैं, नहीं हुआ तो थर्ड को भी बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए इसी मेथड का नाम क्या होता है, आपका हीट एंड ट्रायल मेथड बोल के भी कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ पे और एक बात हमें याद करना चाहिए, रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये जो रिएक्शन जो होता है इसको थोड़ा से ज्यादा मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, तो ज्यादा से कैसे ये इफेक्टिव हो सके, या फिर यहाँ पे और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट साइड में हो या फिर प्रोडक्ट साइड में जितने भी आपका मान के चलो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इन सबका हमें स्टेट के साथ याद रखना पड़ता है। जैसे कि गैसियस को हम लोग G से डिनोट करते हैं, लिक्विड को हम L से डिनोट करते हैं, एक्वस को AQ से डिनोट किया जाता है, सॉलिड को S से डिनोट किया जाता है। तो इसी के हिसाब से जो है हम लोग जो है उनके स्टेट्स को बताया जाता है, या फिर स्टेट के बारे में भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है। हालांकि ये स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी भी आपको थोड़ा सा बहुत पूछ भी लेता है अगर मेंशन देयर स्टेट, तो आपको जो है इनका स्टेट भी जो है वो मेंशन करना पड़ेगा बच्चों। तो आशा करता हूं आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में। हाँ, यहाँ पे और थोड़ा सा रह गया बच्चों। तो क्या होता है, जब भी एक रिएक्शन होता है तो रिएक्शन को आपका थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए या फिर रिएक्शन को आपका बंद करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ कैटलिस्ट का भी जरूरत होता है। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट आर द कंडीशन इन व्हिच ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये वो कंडीशन है जिसके प्रेजेंस में क्या होता है, एक हमारा पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो है वो सनलाइट हो गया और ये क्लोरोफिल हो गया, ये दोनों के दोनों कंडीशन होते हैं। अगर ये दोनों के दोनों अगर एब्सेंट है, या सनलाइट और क्लोरोफिल अगर नहीं रहेंगे, तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो नहीं पाएगा। या फिर यहाँ पे अगर बात की जाए तो 340 एटम्स आपका जो है वो नॉर्मली ये हीट हो सकता है, या फिर आपका कुछ अलग एनर्जी हो सकता है। तो जिनके प्रेजेंस में हमारा एक केमिकल रिएक्शन होगा, उसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपका स्टार्टअप करते हैं, या फिर आपका जो है उसको कम करेंगे, या फिर बंद करने में आपका जो है वो हेल्प करेंगे। तो ये था बच्चों केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो अभी देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमें किस किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितना भी हम लोग पढ़े उसी के बेसिस पे हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सैटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ। तो यहां पे जो हम लोग पढ़े जो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं बच्चों, इनको अगर हमें बैलेंस करना है तो कौन से लॉ के बेसिस पे हम लोग इनको जो है वो बैलेंस करते हैं, या फिर उसी लॉ का नाम क्या है। तो जैसे कि अभी अभी हम लोग पढ़े उसी लॉ का नाम क्या होता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे हम जो है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन। तो यहां पे बच्चों क्या होता है, हमें एक इक्वेशन दिया गया है, तो उसी इक्वेशन में
आपका जो देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो x में कितना नंबर आएगा या फिर y में कितना नंबर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि x और y में हम लोग कितना नंबर डालने से हमारा ये इक्वेशन जो है वो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें गिवन है, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे देखो पूरा का पूरा सारे के सारे स्टेप्स हमें फॉलो करना नहीं है। हम लोग क्या फॉलो करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे कि x में और y में कौन कौन से नंबर, तो जैसे कि x h के सामने s है, तो सबसे पहले आप लोग देखो कि रिएक्टेंट साइड में कितने H है, तो यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो यहां पे एक H है, लेकिन यहां पे जो है तो देखो ये 2 और ये 2, यहां पे प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 4H है, लेकिन यहां पे एक H है, तो हम लोग कितना हाइड्रोजन जो है बोलेंगे, तो यहां पे 4H हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही हो गया बच्चों हमारा एक ऑप्शन। आप लोग इसको जो है वो बैलेंसिंग जो स्टेप्स में आपको पढ़ाया हूं अभी थोड़ी देर पहले, उसी के हिसाब से आप लोग जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ये जो है उतना टाइम देने का टॉपिक नहीं है बच्चों। तो डायरेक्टली आपका जो है अगर हम लोग यहाँ पे 4 ले लेते हैं और उसके साथ अगर y के जगह पे अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हिच ऑफ द following chemical equation the abbreviation represents the correct state of the reactant and product। तो हमें देखो बच्चों यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेट में है। जैसे कि देखो यहां पे सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। प्रोडक्ट साइड में क्या दिया कि H2O निकला है, तो H2O जैसे कि हम लोग जानते हैं वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, तो सबसे पहले तो हम ये दोनों स्टेप्स आपका ये फिर दोनों ऑप्शन जो है हम लोग कट कर देते हैं। उसके बाद बचा क्या, आइदर हमारा ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों में हाइड्रोजन गैस के बारे में दिया गया है, लेकिन यहां पे देखो बच्चों ऑक्सीजन को लिक्विड कर दिया गया, हालांकि हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो गैसेस ही होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो बच्चों और थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या किस तरह का नंबर आ सकते हैं। आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हो गया, तो इसी रिएक्शन जैसे कि आपका बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा जो है करेक्ट या फिर एक बैलेंस इक्वेशन है हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे Ba का देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे यहाँ पे Ba का 1 है बेरियम का, यहाँ पे आपका जो है बेरियम का 1 है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये बी ऑप्शन को देखते हैं तो ये Ba है, ये आपका तो दोनों साइड बैलेंस नहीं है, तो ये एक अनबैलेंस या फिर स्केलेटल इक्वेशन है। इसके बाद यहाँ पे दोनों के दोनों ये भी मेरे चांसेस है, ये हो सकता है, और ये भी आपका जो है ऑप्शन डी भी हमारा होने का चांसेस। अभी देखते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है 2 है, बट यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सिंगल है, ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी, तो ये वाला ऑप्शन भी जो है हमारा आपका जो है हम लोग ओमिट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बैलेंस इक्वेशन ऑफ Fe+ अगर आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो कौन सा आपका जो है बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन वही सेम फॉर्मूला बच्चों, लेफ्ट साइड में जितना है राइट साइड में उतना आना चाहिए। तो यहां पे जो है देखो यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe3 है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा नहीं है। यहां पे भी आपका वही सेम दिया गया, Fe है, यहां पे Fe3 है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग कट कर सकते हैं। अभी देखते हैं ये दोनों में से कोई भी एक होगा। तो यहां पे देखो 3Fe प्रेजेंट है, यहां पे 3Fe प्रेजेंट है। अभी बात करते हैं वाटर। वाटर जो है H2O यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल में आपका जो है वो कुछ डिफरेंस, यहां पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहां पे 8 हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग जो है वो कट कर सकते हैं। लेकिन ये देखो ये एक बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से हमें दिख रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ये डी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उसी में से आपको कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो अब बढ़ते हैं, अभी हमारे टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों की केमिकल रिएक्शन और यू कैन से द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या फिर इसको लिखा कैसे जाता है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कितने तरह का होते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात क्लियर हो जाना चाहिए, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जब भी कभी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स
ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर। ऐसा नहीं है कि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं और वो बन के आपका क्या बन जाए, आपका पोटेशियम बन जाए या फिर सोडियम बन जाए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज मान के चलो अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या फिर इसी के ही अरेंजमेंट से जो कुछ भी हमें एक नया प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। यहां पे ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा कार्बन में, ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा आपका आर्गन में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों ये बात जो है हमें थोड़ा सा याद रखना है कि क्या एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स डू नॉट चेंज इनटू अनदर। एटम्स जो रहते हैं वो अलग एलिमेंट्स में चेंज नहीं, बस उनका जो क्या हो जाता है, इनका जो है वो पोजीशन चेंज हो जाता है या फिर आप लोग बोल सकते हो उनका अरेंजमेंट जो है वो चेंज। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, ना और ना ही जो भी एटम्स जो या फिर जो मिक्सचर या फिर जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहीं से एटम्स जो है वो डिसअपियर नहीं हो जाएंगे। बस उनमें क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ नया बॉन्ड्स बनेंगे, लेकिन जितने भी एटम्स रहेंगे वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट में दिख जाएंगे। तो ये बात जो है हमें थोड़ा सा यहां पे याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला टाइप्स जो आता है यहां पे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों जैसे आप इस नाम से ही समझ पा रहे हो, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, कंबाइन होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिविटीज 1.4 में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहां पे दिया गया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले हमें क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। तो इसका जो कॉमन नेम जो होता है वो बच्चों क्या होता है, वो क्विक लाइम होता है। आपको कॉमन नेम भी एक साथ याद रखना है एंड अलोंग विद दैट उनका केमिकल नेम भी आपको याद रखना है। और उसको कैसे डिनोट किया था, CaO से। हो गया, क्विक लाइम हम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड हम कंसीडर करते हैं या फिर एक बीकर में लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्लोली स्लोली कुछ वाटर जो है उसमें ऐड करते हैं। हो गया, और उसके बाद यहां पे बोला गया टच द बीकर। आप लोग उस बीकर को टच करो और यहां पे आपको कुछ टेम्परेचर का चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है क्या। हाँ, तो जब भी हम लोग क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर ऐड करेंगे, ये थोड़ा बहुत आपका जो है वो हीट रिलीज करना चालू कर देगा। तो यहां पे होता है, तो इसी के यहां पे देखो क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड ये एक आपका क्या है, एक कंपाउंड है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, हमारा CaOH होल 2 या फिर होल ट्वाइस बोल सकते हैं, जिसको हम लोग स्लेक लाइम भी कहते हैं। और अलोंग विद दैट ये क्या करते हैं, उसके के साथ आपका कुछ हीट रिलीज होता है। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। लेट मान के चलो A भी एक एटम्स है और यहां पे मान के चलो कि B भी आपका एक एटम्स है और ये दोनों कंबाइन होने के बाद ये लोग क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, AB, या फिर दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे या फिर इन दोनों का चाहे वो 2 प्रोडक्ट हो या फिर 3 प्रोडक्ट हो, सारे के सारे कंबाइन होकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी तरह का रिएक्शन को या फिर उसी तरह का केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहां पे क्या बोला है, सच ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म 2 और मोर सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, मतलब एक से ज्यादा से रिएक्टेंट्स या फिर 2 से ज्यादा से रिएक्टेंट मिलकर अगर वो कंबाइन होकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी तरह का रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल के कहा जाता है। समझ में आया बच्चों। तो यहां पे देखो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्लेक लाइम बनेगा। स्लेक लाइम का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस या फिर होल 2 आप लोग बोल सकते हो। ये एक कौन से तरह का रिएक्शन है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी 2 प्रोडक्ट या फिर 2 रिएक्टर मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा हमें और कुछ थोड़ा ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए हमें यहां पे दिया गया है डू यू नो में। तो डू यू नो में देखते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम। स्लेक लाइम मतलब यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों, यहां पे CaOH होल 2 के बारे में बात कर रहा है। हो गया, तो प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, जो हम लोग यहां पे जो रिएक्शन करवाए इससे जो कुछ भी आपका हमें जो रिजल्ट मिला उसी को यूज किया जाता है किसके लिए बच्चों, आपका व्हाइट वॉशिंग के लिए। वॉल में जो आपका जो चूना जो होता है, चूना जो लगाते हैं, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। किसको, हमें यहां पे याद रखना है बच्चों, CaOH होल 2 को हम यूज करते हैं किसमें, व्हाइट वॉशिंग में या फिर चूने लगाने के लिए। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एटमॉस्फेरिक
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हमें पूरा का पूरा एक व्हाइट सरफेस हमें या फिर एक शाइनी फिनिश ऑफ वॉल जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों, तो आप लोग यहां से बोल देना कि स्लेक लाइम यूज किया जाता है, या फिर आपका जो है जो CaOH2 जो है यहां पे आपका यूज किया जाता है। एंड उन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोल के कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, हमें कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ कोल, और हम लोग को पता है कोल में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है। जब भी हम लोग इसको जलाते हैं, जलाने का मतलब क्या होता है, हम लोग एक्चुअली में इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका गैसियस फॉर्म में निकलेगा। ये भी आपका एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों के दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया बच्चों, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट किया जाता है तो ये वाटर बनते हैं, ये भी आपका एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए बच्चों, यहां पे वही सेम चीज दिया गया है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, जब भी 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोल के कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो अभी इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द हीट इज इवॉल्व हो गया। तो 1.4 में हम लोग क्या देखे थे बच्चों, जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ या फिर क्विक लाइम के साथ थोड़ा बहुत वाटर ऐड करते हैं तो उसमें से क्या रिलीज होता है बच्चों, वहां पे टेम्परेचर रिलीज होता है। तो यहां पे क्या बोला गया है, हर वो रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होता है, द रिएक्शन इन व्हिच द हीट इज रिलीज along with the formation of प्रोडक्ट तो निकलेगा, लेकिन उसी के साथ अगर हमारे रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो उसी तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, उसी तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जिसमें हीट रिलीज होगा। इसमें हमें और भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी हम लोग नेचुरल गैसेस को जलाते हैं तो यहां पे क्या होगा, ये यहां पे जो है हमें हीट रिलीज होते हुए दिख जाएगा। अलोंग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, लेकिन उसी के साथ आपका हीट भी रिलीज हो जाएगा। इवन इफ जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी जो होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, जैसे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों के दोनों अलग अलग टर्म है बच्चों। ब्रीदिंग क्या होता है, ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, या फिर ब्रीदिंग में हम लोग मान सकते हैं कि द गैसियस एक्सचेंज जो होता है। बट रेस्पिरेशन क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि यहां पे दिया गया है, जो हम लोग जो राइस खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वही कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है डाइजेशन प्रोसेस में ग्लूकोज में, और उसी ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज करता है, उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस बोल के कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं लाइव प्रोसेस में। तो जो ग्लूकोज जो होता है उसी से कैसे एनर्जी रिलीज होता है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, ये भी यहां पे भी क्या हो रहा है, सर्टेन अमाउंट्स ऑफ हीट भी जो रिलीज हो रहा है। तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस भी जो है बच्चों, ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। एंड अलोंग विद दैट हमें और भी एक एग्जांपल दिया गया, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, जो हम लोग सराहते हैं, जो ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर जो खाद बनाने के लिए जो प्रोसेस का यूज किया है, उसमें भी क्या होता है बच्चों, हीट रिलीज होता है। इसी प्रोसेस को द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसी को भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल के कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, एक या फिर एक से ज्यादा या फिर मान के चलो 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, कंबाइन होने के बाद वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। का जो उल्टा जो होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मतलब क्या हो, एक बड़ा सा सब्सटेंस कुछ रहेगा या फिर एक बड़ा सा हमारे पास मान के चलो कि कोई भी एक कंपाउंड है और वो आपका टूट के 2 से ज्यादा कंपाउंड में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह का रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन
कहा जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या याद रखना है, यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट आपका जो है वो रहते हैं, जैसे कि ए प्लस बी, ये दोनों के दोनों कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। बट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देखने के लिए मिला, ए बी देखने के लिए मिला, और इसको अगर किसी भी तरह से अगर रिएक्ट किया जाए तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ए अलग हो जाएगा और बी जो है वो अलग हो जाएगी। यहां पे एक सिंगल कंपाउंड जो रहता है वो ब्रेक डाउन होकर दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड बनेगा, लेकिन यहां पे दो अलग अलग कंपाउंड्स मिलके या फिर दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलके वो एक सिंगल कंपाउंड अगर बनाते हैं तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जहां पे जुड़ जाके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे वो हो गया आपका कॉम्बिनेशन, जहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट टूट जाएगा आपका दो अलग अलग पार्ट में, उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं एक एक्टिविटीज के हेल्प से। एक्टिविटीज 1.5 टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्रिस्टल आप लोग याद रहना चाहिए, क्रिस्टल मतलब क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो इसी को ही हम लोग क्रिस्टल बोल के कहते हैं। और फेरस सल्फेट का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होगा, FeSO4.7H2O। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये जो क्रिस्टल जो हमें देखने के लिए मिल जा रहा है या फिर जो कंपाउंड हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसमें क्या है, FeSO4 तो प्रेजेंट है, लेकिन उसी के साथ आपका .7H2O या फिर वाटर अमाउंट भी जो है इसमें प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसी फेरस सल्फेट को अगर हम एक स्पिरिट लैंप के हेल्प से हीट करते हैं या फिर बॉयल करते हैं तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो जब भी एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें, फेरिक ऑक्साइड, और अलोंग विद दैट यहाँ पे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फेरस सल्फेट जो था ये एक सिंगल कंपाउंड था या फिर सिंगल रिएक्टेंट था, और ये हीट जब भी हम लोग इसमें प्रोवाइड किए, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये जो कुछ भी है आपका रिलीज हुआ। अलोंग विद दैट सम बर्निंग ऑफ सल्फर का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलेगा, जैसे कि हमारा सड़ा हुआ अंडा या फिर रोटन एग के स्मेल के साथ ये जो है वो कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हमें रिलीज होते हुए जाएंगे। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो था बच्चों, जो फेरस सल्फेट था, ये डिकम्पोज या फिर टूटने के बाद हमें क्या क्या देखने के लिए मिला, सल्फर डाइऑक्साइड देखने के लिए मिला, अलोंग विद दैट आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड देखने के लिए मिला, और ये खुद से कन्वर्ट हो गया किसमें, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो दो गैसेस और एक ऑक्साइड जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो हर वो रिएक्शन जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट निकलता है तो उसी तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल के कहा जाता है। और यहां पे ये बात भी आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग फेरस सल्फेट को बर्न करते हैं तो उसमें से कौन सा स्मेल आता है, बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर का बर्निंग का या फिर रोटन एग का जो स्मेल जो होता है यहां पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था बच्चों एक एग्जांपल। उसके बाद और एक एग्जांपल हमें दिया गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोल के भी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है बच्चों, इसका कॉमन नेम लाइमस्टोन बोल के कहा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम लोग डिकम्पोज करते हैं या फिर इसमें भी अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, और अलोंग विद दैट यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमें निकलता हुआ दिख जाएगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, जब भी हम लोग इसको गर्म करते हैं तो इसी के साथ क्या रिलीज होगा, आपका क्विक लाइम और अलोंग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये जो क्विक लाइम जो रिलीज होता है, जो प्रोडक्ट हमें क्विक लाइम जो दिखने के लिए मिल जाता है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, उसी क्विक लाइम को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर सीमेंट के जो इंडस्ट्रीज जो होते हैं, इन सब में जो है इसको यूज किया जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे दोनों के दोनों रिएक्शन में देखो, ये दोनों के दोनों रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे भी जो है वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है और यहाँ पे भी देखो वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जो रिएक्शन, जो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेकन और व्हिच कैरिड आउट बाय हीटिंग, जो हम लोग हीट सप्लाई करके जिस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं उसी तरह का रिएक्शन को क्या कहा जाए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल के कहा जाता है बच्चों। यहां पे और एक भी एक्टिविटीज हमें दिया गया है 1.6 में, टेक 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट पाउडर। लीड नाइट्रेट पाउडर जो है हमें यहाँ पे लेना है और उसको एक टंग के हेल्प से, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, उसी के हेल्प से हमें उसको पकड़ना है और उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो हमें क्या देखने
देखने के लिए मिल जाएंगे बच्चों, यहाँ पे जो है हमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो देखने, जैसे यहाँ पे धुआं निकल रहा है ब्राउन कलर का। तो जब भी हम लोग लीड नाइट्रेट को, लीड का फॉर्मूला पीबी होता है और नाइट्रेट NO3 होता है, तो जब भी हम लोग लीड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, ये ब्राउन फ्यूम्स जो है वो रिलीज होगा और अलोंग विद दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो रिलीज होगा। अगर इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखा जाए तो लीड नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट्स रिलीज लीड ऑक्साइड रिलीज हो गए एंड अलोंग विद दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अलोंग विद दैट हमें ऑक्सीजन भी जो है यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी आपका क्या होता है बच्चों, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पे हीट का यूज किया जा रहा है। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे तीनों के तीनों एग्जाम्पल को आप लोगों को जो है वो अच्छे तरह से आपको पढ़ना है कि क्या क्या पूछ सकता है। फेरस सल्फेट का आपका जो पहले फॉर्मूला पूछेगा, व्हाट हैपेंड व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, जब भी इसको हीटेड अप करते हैं तो क्या क्या रिलीज होता है, जो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जहां पे हमें रोटन एग का स्मेल या फिर सड़ा हुआ अंडे का स्मेल आता है, हो गया। व्हाट हैपेंड व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन को जब भी हम लोग हीटेड अप करते हैं तो क्या होता है, क्विकलाइम रिलीज होता है, क्विकलाइम का यूज क्या होता है, ये सब कुछ आपको जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है बच्चों? तो ये है हमारे पास तीन एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, इन तीनों को जो है हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो अभी यहाँ पे आ जाता है हमारा एक्टिविटी 1.7। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मग लेना है, एक प्लास्टिक का मग लेना है, उसको जो है वो नीचे से थोड़ा सा होल कर देना। अभी होल करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक रबर स्टॉपर, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है वो रबर स्टॉपर जो है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग ग्राफाइट रॉड को जो है वो डाल देंगे और उसको हम लोग कनेक्ट करें किसके, एक 6 वोल्ट के बैटरी से, या फिर हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। जैसे कि ये वाटर है बच्चों, ये वाटर है तो वाटर इतना ज्यादा से ज्यादा उसका कंडक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं होता, तो उसमें इसको ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एसिड जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए जो है हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा पास कर पाए बोल के हम लोग यहाँ पे क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसी वाटर में जो है वो थोड़ा सा यूज करेंगे। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे बबल्स जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो या फिर बात किया जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो इसका अगर रिएक्शन को हम लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वाटर हम लोग लिए थे, H2O लिए थे, और इसको जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए तो यहाँ पे कैटालिस्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जब भी हम लोग इसको पास करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये बैलेंस नहीं, इसको नॉर्मली हम लोग चलो बैलेंस कर देते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा बैलेंस हो गया। तो यहां पे क्या, जो रिएक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होता है इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोल के कहा जाता है। ये जो बबल्स जो आप लोग देख पा रहे हो इन दोनों में, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका जो है कुछ गैसेस का ही एग्जाम्पल है। और वो गैसेस कौन कौन से हैं, हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होता है। और एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन जितना भी निकलता है उसके डबल अमाउंट में जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ हमें दिख जाता है। लेट सपोज मान के चलो अगर ऑक्सीजन 10 ग्राम रिलीज हो रहा है तो हमारे पास हाइड्रोजन जो कुछ भी रहेगा आपका 20 ग्राम तक रिलीज होगा। ये बात आप लोग जो है वो थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये एमसीक्यूज के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा से ज्यादा आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो जिस रिएक्शन में हीट का यूज होता है उसी तरह के रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इसमें जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए तो उसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल के कहते हैं। यहां पे हमें और एक एक्टिविटीज दिया गया है 1.8 में। तो 1.8 में हमें क्या दिया गया, हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर का फॉर्मूला होता है आपका Ag और क्लोराइड आपका Cl होता है। AgCl को अगर हम लोग लेते हैं और इसको एक चाइना डिश के ऊपर रखते हैं और उसको सनलाइट से एक्सपोज करते हैं, मतलब कुछ ऐसे जगह पे रखेंगे जहां पे सनलाइट जो है वो डायरेक्टली अगर इनके ऊपर गिरता है तो यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों, ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर, जो व्हाइट कलर का जो रहता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, आपका जो है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। यहां पे क्या होता है, अगर सनलाइट की वजह से आपका जो है ये आपका कलर चेंज हो गया। तो उसका रिएक्शन अगर देखा जाए 2AgCl in the presence of sunlight it converted into Ag and Cl। यहां पे भी आपका क्या हो, डिकम्पोज हो रहा है। जो सिल्वर क्लोराइड जो था वो डिकम्पोज हो गया बच्चों किसमें, आपका सिल्वर एंड क्लोराइड में आपका जो है वो कन्वर्ट हो गया। उसी के हिसाब से और भी एक एग्जांपल दिया गया, उसी के सेम
तरह से अगर हम लोग लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी अगर लेते हैं और इसको अगर हम हीट करते हैं या फिर हीट में अगर रख देते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका सिल्वर और ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे भी आपका क्या हो रहा है बच्चों, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो आपका दो अलग अलग रिएक्टेंट में, दो अलग अलग प्रोडक्ट में जो है ये आपका कन्वर्ट हो रहा है और ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो बच्चों अभी तक हम लोग पढ़े कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग रिएक्टेंट जो होते हैं ये ए प्लस बी जो रहते हैं आपका कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है। उसके बाद हम लोग देखिए आपका जो है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, अगर ये एक सिंगल रिएक्टेंट है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है एक या एक फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन भी जो होता है ये आपका तीन तरह का होता है। एक वो अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, ये अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल के कहा जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो अगर यहां पे सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल के कहा जाता है। तो बच्चों अभी चलिए थोड़ा सा देखते हैं हमें इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह का क्वेश्चन जो है यहां पे हमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आ जाता है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। ऐसा कौन कौन सा रिएक्शन है इन सब में से हमें एक्सोथर्मिक, जहां पे हीट रिलीज होता है, ये हमें बताना है बच्चों। तो सबसे पहले देखो यहां पे दिया गया है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर। ये तो हमारा आंसर ही होगा क्योंकि जब भी वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को जब भी डाइल्यूट किया जाता है बच्चों, यह बात भी यहाँ पे याद रखो, हम लोग एसिड बेस में तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब भी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, हीट जो है वो रिलीज होता है। देन इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो यहां पे हीट रिलीज नहीं होता बच्चों, यहां पे हीट जो है वो यूटिलाइज होता है। देन सब्लिमेशन ऑफ कैंफर। जो कैंफर जो होते हैं या फिर कपूर जो होते हैं उसका भी सब्लिमेशन में आपका हीट यूज होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्विकलाइम भी जो रहता है वो अभी आपका हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी जो होता है बच्चों ये भी आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया गिव द रेशियो इन व्हिच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों जब भी इस तरह का नंबर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो आप दोनों ये दोनों सबसे पहले देख लेना, पहले हाइड्रोजन बोला है या फिर हमें ऑक्सीजन बोला है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोला है, कभी कभी क्या होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दे देता है, तो इस चीज का थोड़ा सा खास ध्यान रखोगे आप लोग। तो इसके हिसाब से क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है वो डबल निकलता है और ऑक्सीजन जो रहता है वो सिंगल में आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका सी हमारा जो कुछ है आपका, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो डबल अमाउंट में निकलता है, मतलब ऑक्सीजन एज कंपेरेबल ऑक्सीजन अगर किया जाए तो। देन नेक्स्ट आता है व्हेन एजी जो सिल्वर एक्सपोज टू एयर इट गेट ब्लैक कोटिंग ऑफ। जब भी ये एक्सपोज हो जाता है एयर से तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। तो उसका नाम क्या है यहाँ पे हमें पूछा गया है बच्चों। तो उसका नाम यहाँ पे आएगा हमारा Ag2S, ये होगा हमारा आंसर। देन आगे बढ़ते हैं। देन नेम द प्रोडक्ट फॉर्म when iron filings are heated with dilute hydrochloric acid। आयरन फाइलिन को जब भी आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब भी हीटेड अप किया जाता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन क्या होगा, फेरिक 3 क्लोरेट एंड हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो है हमारा डी में आएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड। जब भी हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीटेड अप करते हैं द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, बिकॉज इसके कलर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है ये एक क्रिस्टल, मतलब आपका मान के चलो कि इसमें वाटर जो है वो जैसे .7H2O हम लोग पढ़े हैं अभी, तो .7H2O ये वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है बच्चों। तो ये क्या होगा, क्यों होगा, बिकॉज इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितने भी वाटर इनमें प्रेजेंट होते हैं
ये सारे के सारे वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन हमें दिए गए हैं और हमें इनमें से बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है। तो देखो, अच्छा ये तो है हमारा, जहां पे दो प्रोडक्ट आपका एक या मोर देन वन रिएक्टेंट अगर कंबाइन होकर अगर सिंगल बनाएंगे, जैसे कि यहां पे दो है ये नहीं है, यहां पे भी दो है ये नहीं है, यहां पे भी दो है ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकली द रस्ट। रस्ट जो होता है वो क्या होता है बच्चों? रस्ट जो होता है, आप लोग याद रखना बच्चों, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होते हैं। जो रस्ट जो होते हैं ये फेरिक ऑक्साइड ही होता है। देन कम्स टू in decomposition of lead nitrate to give lead to oxide nitrogen dioxide and oxygen gas, the coefficient of nitrogen dioxide is balance equation each। अगर हमें यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन करना है तो हमें बताना है कि नाइट्रोजन, अगर हम लोग इसी के इक्वेशन को अगर बैलेंस करेंगे तो उसमें बैलेंस में नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा बुक से देख लेना, मैं बता दे रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबा हो जाएगा। ऑप्शन आएगा डी। देन नेक्स्ट क्या होता है? वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बोतल बिकॉज, क्योंकि वो अगर सनलाइट से एक्सपोज हो जाए तो वो जो है वो खराब होने का चांसेस है, क्योंकि ये जो होते हैं डिकम्पोजेस बाय सनलाइट, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट के हेल्प से, और जिसको हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल के कहते हैं। देन नेक्स्ट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मिल्की। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। हम लोग पढ़े भी है, डू यू नो में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज एब्जॉर्ब जनरल। जहां पे हमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, हीट जो है वो यूटिलाइज होता है, कौन से रिएक्शन में आपका जो है वो हीट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा? डिकम्पोजिशन। जैसे कि हम लोग पढ़े थे थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है या फिर हीट को जो है हम लोग यूटिलाइज करते हैं। देन इन व्हिच और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से हमें बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है जहां पे हीट रिलीज होगा। द रिएक्शन इन व्हिच द हीट इज रिलीज, उसी को ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कार्बन इज बर्न इन एयर। जब भी कार्बन को जलाते हैं, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बोला है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका प्रोड्यूस होगा यहां पे। देन अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। देन व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द क्विक लाइम। क्विक लाइम का अलग से नाम हमें पूछा है। क्विक लाइम का अलग नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है स्लेक लाइम, ये हमें याद रखना है। देन व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक लाइम। अभी अभी बताया, तो आप लोग बोलो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम होता है बच्चों। देन नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अगर फेरस सल्फेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट जो कुछ भी आपका निकलते हैं? फेरिक ऑक्साइड निकलता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑल द अबव, सारे के सारे जो है यहां पे रिलीज होते हैं। देन व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन द सनलाइट। अगर हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैसेस आर फॉर्म। ये जो है वो दो एफर डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आपका फॉर्मेशन करेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बच्चों। अभी हमारे टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमें इसको समझना है। तो देखते हैं एक्टिविटीज 1.9। तो हमें करना क्या है बच्चों? सबसे पहले टेक 3 आयरन नेल्स, हमें 3 आयरन नेल्स लेना है और इसको जो है सैंड पेपर से इसको पहले क्लीन कर देना है। उसके बाद हमें क्या लेना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को मार्क करना है ए से, दूसरे को मार्क करना है बी से, और उन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है बच्चों? 10-10 ml का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें लेना है। तो कॉपर सल्फेट का कलर जो है आपको अभी याद होना चाहिए कि क्या होता है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर बच्चों ब्लू होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों? हमें 2 आयरन नेल्स को थ्रेड के हेल्प से हमें टाई अप करके रखना है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, और उसको जो है हमें टेस्ट ट्यूब बी में जो है इमर्स करके रखना है। कब तक? आपका जो है 20 मिनट्स तक रखते हैं। 20 मिनट्स के बाद और बाकी के नेल्स को क्या करेंगे? और एक जो टेस्ट ट्यूब ए में जो ली थी उसको टच नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, और एक जो नेल जो बच गया था उसको भी जो है हम लोग
कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद अभी हम लोग क्या देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, जो आयरन नेल को हम बाहर रखे थे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था, या फिर जो टेस्ट ट्यूब ए में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए थे उसमें भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, जो ब्लू कलर का था ये ब्लू कलर का ही रहेगा। बट जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम आयरन नेल को रखे थे उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक ब्राउनिश कलर का एक कोटिंग आ जाता है। तो क्या होता है, एक ब्राउनिश कलर का कोटिंग आ जाता है, और अलोंग विद दैट जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था उसका भी कलर जो है वो फेड हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, इससे हम समझते हैं कि यहाँ पे जरूर या फिर जो टेस्ट ट्यूब बी में जो है कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, और जो रिएक्शन हुआ है उसी को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो यहां पे अगर बात किया जाए तो हम क्या लिए थे, सबसे पहले आयरन लिए थे और इसको हम जो किसके साथ रिएक्ट करवाए थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाए थे। तो यहां पे क्या होता है, ये जो आयरन जो है ये कॉपर को जो अपनी जगह से जो हटा दिया और वो खुद से ही कंबाइन हो गया किसके साथ बच्चों, फेरस के सॉरी सल्फेट के साथ ये कवर हो गया और कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी तरह के रिएक्शन को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है बच्चों, या फिर किस लिए होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए होता है बच्चों कि क्या होता है, व्हेन एवर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि अगर बात किया जाए रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो इसी के लिए आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज पूरा का पूरा जो है आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे एक पूरा का पूरा लंबा लाइन दिखा गया है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। जो ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको, जैसे सोडियम पोटेशियम आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि नीचे की तरफ आप देख रहे हो बच्चों, गोल्ड है या फिर सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव वाले होते हैं। तो ये याद रखने के बाद हमें ये सारे के सारे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है हमें करने में बहुत ही इजी लगेगा। तो क्या होता है, जब भी किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है या फिर रिएक्ट करवाया जाता है, तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को अपने कंपाउंड से अलग कर देते हैं और वो खुद से ही कंबाइन हो जाते हैं। इसी तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के कहा जाता है। इसी केसेस में आयरन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है या फिर मोर रिएक्टिव है किससे, आपका कॉपर से। तो इसलिए ये आयरन क्या किया बच्चों, कॉपर को जो है अपने ही कंपाउंड से अलग कर दिया और वो खुद ही उसी कंपाउंड के साथ और उसी एलिमेंट के साथ वो कंबाइन हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो गया फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के कहते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? और अगर इसको हम लोग और थोड़ा सा इजी करके अगर समझते हैं, लेट मान के चलो कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है ये ए, और इसको रिएक्ट करवाया जाता है एक एलिमेंट जो है वो बी सी के साथ। तो यहां पे क्या, अगर ए हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है तो ये क्या करेगा, बी को जो है अपनी जगह से हटा देगा और ये क्या बना लेगा, एसी बना लेगा और बी जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, बी को अपने प्लेस से जो है वो हटा दिया गया और उसी तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? यहां पे हमें दो और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो क्या होता है, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए ये कॉपर को जो है हटा दिया और वो खुद से एक कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है जिंक सल्फेट। उसी के हिसाब से लेड को अगर कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो यहां पे भी हमारा कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। इसी तरह के रिएक्शन को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के कहते हैं। देन आ जाओ बच्चों, क्या होता है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे जो है अगर दो कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं तो यहां पे दो बार जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसको देखते हैं, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। हमें एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, 3 ml के आसपास कुछ सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, अबाउट 3 ml के करीबन आपका क्या हम लोग लेंगे,
बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे। अभी इन दोनों सॉल्यूशन को हमें मिक्स करना है और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है और उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट बोल के कहते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग शुगर का ही एग्जांपल ले लो, हो गया। अगर हम शुगर प्लस वाटर करते हैं, हम लोगों को अगर चीनी लेना है, हो गया, शुगर, और उसी को अगर मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो यहां पे जो है हमें शुगर का नामो निशान नहीं मिलेगा। कुछ टाइम अगर स्टर कर देते हैं या फिर अगर उसको मिक्स कर देते हैं तो हमें शुगर दिखेगा नहीं। लेकिन उसी के साथ अगर हम सॉइल को कंसीडर करते हैं, हो गया, तो यहां पे क्या हो जाए, सॉइल जो होते हैं कुछ टाइम तक जो है वो रहेंगे, उसके बाद वो जो है वो सेटल डाउन हो जाए, तो इसी को ही इनसॉल्युबल कहा जाता है। और कुछ इसी तरह का सब्सटेंस जो है हमें फॉर्मेशन होता है और उसी को ही क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट बोल के कहा जाता है। और इसी तरह के रिएक्शन को ही हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल के कहा जाता है बच्चों। तो यहां पे क्या होता है, सोडियम सल्फेट को हम लोग अगर बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, बेरियम जो होता है वो सल्फेट के साथ आपका कंबाइन हो जाता है एंड जो सोडियम जो होता है वो क्लोराइड के साथ वो कंबाइन हो जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो यहां पे क्या करता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कितना सल्फर और बेरियम एंड देयर प्रोडक्ट इज फॉर्म, द क्लोराइड रिमेन्स व्हिच इज रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो क्लोराइड जो रहते हैं, एक जो है वो आपका व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट में देखने के लिए मिल जाता है और एक जो है हमें सोडियम क्लोराइड जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पे क्या होता है, एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ आयन्स जो होते हैं हमें इसी रिएक्शन में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाते हैं और इसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के कहा जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? अभी एक मेन टॉपिक आता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक चाइना डिश में ऑलमोस्ट आपका जो है 1 ग्राम के करीब हमें कॉपर पाउडर लेना है और उसको जो है हमें हीटेड अप करना है। हीटेड अप करने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि कॉपर का जो कलर है ये हमारा ब्राउन कलर का है, ये जो है हमारा ब्राउन कलर का है। बट जब भी हम लोग इसको गर्म कर देते हैं, हो गया, तो यहां पे क्या हो जाता है, ये कॉपर जो ब्राउन कलर का था और हम लोग इसको गर्म कर देते हैं या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीटेड अप करते हैं या फिर रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या हो जाए, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो जाता है या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों, कॉपर ऑक्साइड में। तो यहां पे क्या हुआ, हम लोग जो है कॉपर के साथ ऑक्सीजन को ऐड करवाए, हो गया, एज ए रिजल्ट हमको क्या निकल के आ गया, कॉपर ऑक्साइड जो है हमें यहां पे देखने के लिए मिल गया। और उसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाए, ये रिएक्शन जो रहता है वो फिर से रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या, वो जो कलर जो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया था वो फिर से टर्न हो जाएगा किसमें, हमारे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक में क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और एक में क्या हो रहा है बच्चों, हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। तो जिस प्रोसेस में हम लोगों का ऑक्सीजन ऐड होता है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जिस प्रोसेस में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, हमारा रिडक्शन बोल के कहते हैं। तो यहां पे देखते हैं क्या होता है, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई भी एक सब्सटेंस को अगर ऑक्सीजन मिल रहा है किसी भी रिएक्शन के दौरान, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कहा जाएगा। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग, अगर ऑक्सीजन अगर चला जा रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल के कहेंगे, आपका रिड्यूस्ड या फिर रिडक्शन बोल के कहेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, यहां पे जो है वो ऑक्सीजन को लूज हो रहा है, एंड बीइंग रिड्यूस द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन को जो है यहां पे जो ऑक्सीजन मिला और वो जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और यहां पे जो है कॉपर जो है वो रिड्यूस भी हुआ बच्चों। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ भी हो रहे हैं। और ऐसे केसेस में जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होते हैं, इसी तरह का रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल के कहा जाता है या फिर शॉर्टली इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो कॉपर से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया, तो कॉपर में क्या हुआ बच्चों, हमें रिडक्शन देखने के लिए मिला और हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसी को क्या कहा गया है, ऑक्सीडेशन बोल के कहा जाता है।
क्लियर है? तो यहां पे आप लोग थोड़ा सा बात छोटा सा याद रखना है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, आपका रिडक्शन बोल के कहेंगे। उसी सेम प्रोसेस के हिसाब से अगर हाइड्रोजन हमारे रिएक्शन में ऐड हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोल के कहेंगे। अगर हाइड्रोजन ही माइनस हो रहा है तो हम लोग इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल के कहेंगे। तो ये बात जो है आपको याद रखना है बच्चों। हमेशा जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों एक साथ हो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो और ये दोनों एक दूसरे के साथ आपका चेंज करें। कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, या फिर कुछ कुछ रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिडक्शन बोल के हम लोग कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल जो है हमें यहाँ पे दिए गए हैं, हो गया। और वो एग्जाम्पल क्या क्या होता है बच्चों, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, आपका जिंक जो है वो रिडक्शन करेगा और कार्बन जो है वो कंबाइन करके क्या बना लेगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। सेम तरह से ये भी रिएक्शन हमारा एग्जांपल है किसका, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का। क्लियर है यहां तक? वही सेम चीज दिया गया है बच्चों यहाँ पे इन रिएक्शन 1.31 जो अभी हम लोग देखे, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। एंड जिंक या फिर जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू फॉर्म द जिंक। यहां पे जो है वो ऑक्सीजन चला गया तो ये रिड्यूस हो गया और जिंक फॉर्मेशन कर दिया। समझ में आया बच्चों? तो ये था क्या होता है हम लोगों का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोल के कहते हैं। तो वही सेम चीज यहां पे दिया गया, इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेनिंग ऑक्सीजन रिडक्शन इज नोन एज इट इज रिड्यूस बोल के हम लोग इसे कहेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अभी देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे डेली टू डेली लाइफ में उनका रोल क्या होता है। तो इसके रिलेटेड हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्या होता है हमारे पास कोरोजन और एक क्या होता है बच्चों रेंसिडिटी। तो कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है, तो कोरोजन को अगर सिंपली थोड़ा सा अगर बोला जाए तो क्या होता है, द फेनोमेनन ड्यू टू व्हिच द मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। हो गया, ये वो फेनोमेनन है जिस फेनोमेनन से क्या होता है, हमारे जो मेटल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं या फिर ईटन अवे होने लगते हैं। या फिर यहां पे अगर बुक के हिसाब से देखते हैं तो क्या होता है, whenever a iron articles are शाइनी, जब भी हम लोग नया नया खरीदते हैं वो आपका जो है वो शाइनी होता है, बट कुछ दिन बाद अगर हम उसे देखते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर के आपका जो है उसके ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस जैसे कुछ फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिख जाते हैं। या फिर कुछ दिन तक अगर रखते हैं या फिर उसका शाइनिंग चला जाता है, और उसी को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं, रस्ट बोल के कहते हैं। समझ में आया? तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का अगर कुछ सब्सटेंस अगर देखने के लिए मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल के कहते हैं, रस्ट बोल के कहते हैं। इवन इफ सिर्फ आयरन के साथ नहीं होता बच्चों, इवन इफ सिल्वर के साथ भी होता है। सिल्वर के ऊपर क्या आपका ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। इवन इफ जो कॉपर जो होते हैं उसके ऊपर जो होते हैं वो ग्रीन कलर के कोटिंग आ जाते हैं। और इसी के चलते अगर कोटिंग आ गई तो अगर हम इसको ध्यान नहीं दिए तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मतलब खत्म होने लगते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इटन ऑफ मेटल बोल के कहा गया है। ये स्लो है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे हमें बहुत ही लॉस होता है बच्चों। समझ में आया? तो यहां पे जो है वो सबका कलर आपको याद रखना है कि जो रस्ट का कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। उसके बाद जो सिल्वर का कलर जो होता है, सिल्वर के ऊपर जो रस्ट लगते हैं उसका कलर जो है वो ब्लैक कलर का होता है। देन ग्रीन कलर के रस्ट किसमें लगते हैं, हमारे कॉपर के ऊपर। और उसी कोरोजन की वजह से क्या होता है बच्चों, उसी कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज। हमारे पास अगर कार है, जो ब्रिजेस आप लोग जो देखते हो गया, आयरन के रेलिंग जो होते हैं या फिर जो शिप होते हैं, स्पेशली जो चीजें अगर आयरन से बने हुए हैं उनमें तो ज्यादा से ज्यादा रस्ट लगने का चांसेस होता है। और इसके वजह से क्या होता है, बहुत सारा पैसा जो है हर साल हम लोग जो है वो खर्चा करते हैं किसमें, रिप्लेस करने के लिए। आयरन को जो है अगर एक ब्रिज है उसमें अगर रस्ट लग गया तो उसको जो है हम रिप्लेस करते हैं या फिर कुछ और करते हैं। और इसको मतलब प्रिवेंट कैसे किया जाता है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। हो गया, मतलब कोरोजन से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये सब जो है हम नेक्स्ट या फिर चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो कोरोजन क्या होता है, वो हमेशा हमारा लॉस ही करता है। किसका लॉस करता है, मेटल का। और मेटल में से भी सबसे ज्यादा किसका लॉस करता है, आयरन मेटल का।
क्लियर है बच्चों यहां तक? अभी देखते हैं कि क्या रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, जैसे ही मान के चलो मम्मी जो है एक बढ़िया सा खाना या फिर एक सब्जी बनाई है सुबह, और आप लोग बोलते हैं कि मम्मी रख दो, मैं इसको रात में थोड़ा सा खाने वाला हूं क्योंकि मुझे ये सब्जी जो है वो बहुत पसंद आता है। लेकिन रात को अगर आप लोग जैसे देखते हो तो उसी फूड में से क्या होता है, एक खट्टा स्मेल आता है या फिर उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसी को ही हम लोग रैंसिडिटी बोल के कहते हैं। रैंसिडिटी मतलब क्या होता है, जो हम लोग ऑयल जो खाने में जो डालते हैं, जो फैट प्रेजेंट रहता है, ये लोग क्या होते हैं हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसी चीज को या फिर उसी फूड को जो है वो खराब कर देते हैं। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज नोन एज रैंसिडिटी। अगर किसी भी प्रोसेस के हेल्प से हमारा खाना अगर खराब हो जाता है तो उसी को हम क्या बोल के कहते हैं, रैंसिडिटी बोल के कहते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। तो क्या होता है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब भी फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ ऐड होते हैं, दे बिकम रैंसिड। हो गया, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उनका जो स्मेल होता है अलॉन्ग विद द टेस्ट जो होता है ये चेंज हो जाता है। तो हमारा फूड कैसे खराब ना हो इसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, हमारे खाने में जो है वो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं ताकि हमारा खाना जो है वो लंबे टाइम तक क्या हो जाए, सेफली रहे। या फिर हम लोग जो है वो ऑक्सीजन ना पहुंच पाए बोल के एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, हो गया, ताकि ये जो है वो ऑक्सीडेशन से बच सके। क्लियर है बच्चों? या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज में भी रख लेते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ ये कम हो गया। और बहुत बार आप लोग देखे भी होंगे बच्चों कि क्या होता है, जो चिप्स खाते हैं, जो कुरकुरे खाते हैं, इन सब में क्या होता है बच्चों, एयर रहता है। और वो एयर एक्चुअली क्या होता है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन गैस को ही फ्लक्स करके रखते हैं ताकि हमारा या फिर जो ऑयली फूड जो हमारा रैपर के अंदर है वो खराब ना हो या फिर वो ऑक्सीडाइज ना हो। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करके रखते हैं या फिर नाइट्रोजन के गैस के जो है उसको फ्लक्स करके रखते हैं ताकि इसको रैंसिडिटी से बचाया जा सके। तो बच्चों ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और देखते हैं अभी इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं कि जो कुछ भी हम लोग अभी पढ़े उसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का अगर बात किया जाए बच्चों, यहां पे दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन दिए गए हैं और हमें यहां पे बताना है कि कौन सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर ये ऑप्शन 1 को अगर देखते हैं, हम लोग ए को देखते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये एक सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेकडाउन होकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं, हो गया। इवन वही सेम तरह से अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा डी ऑप्शन में ये भी आपका जो है आपका एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टूट के आपका जो है मोर देन 1 कंपाउंड बन रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चों, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। Whereas अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखते हैं तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, ये एक तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बचा क्या है हमारे पास, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ही है। अभी नेक्स्ट में बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन और अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसी रिएक्शन से रिलेटेड, और हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है आपका करेक्ट है। तो सबसे पहला अगर बात किया जाए बच्चों, यहां पे क्या क्या दिया गया, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो यहां पे हमारा ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, हो गया। सेकेंड अगर बात, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हो गया। नेक्स्ट बात है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर जो है वो भी रिड्यूस भी हो रहा है बच्चों, तो यहां पे वही सेम है। देन थर्ड में हमारे पास आता है वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। तो वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या आएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है वो आपका ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें एक रिएक्शन दिया गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन, कौन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो यही वो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहां पे बी आएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट दिया गया इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमें पोटेशियम आयोडाइड का दिया गया है, एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म, हो गया। While performing this activity, if the lead nitrate is not available, अगर lead nitrate हमारे पास available नहीं है, तो which of the following we can use in the place of lead nitrate? तो lead nitrate की जगह पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या होगा? हम लोग लीड एसीटेट का यूज कर सकते हैं बच्चों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड, जो फूड को बचाने के लिए या फिर फूड को रैंसिडिटी से बचाने के लिए, हो गया, हम लोग एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स बोल के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, हो गया, जिस प्रोसेस से फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज होता है, मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, और हमें पता कैसे चलता है? उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल निकलता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? और हम लोग जानते हैं अगर हमारा फूड का टेस्ट अगर चेंज हो गया या फिर उससे अनप्लीजेंट स्मेल आ रहे हैं, तो हम क्या बोल के कहते हैं? हमारा फूड जो है वो खराब हो गया, या फिर वो उसी प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी बोल के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखते हैं, ये एक रिएक्शन जो है हमें दिया गया है, हो गया, और इसको जो है हमें बताना है कि ये किस तरह का रिएक्शन है। जैसे कि ये डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है? लेड जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेरेबल टू कॉपर, तो ये कॉपर को क्या किया? अपनी जगह से जो है वो हटा दिया और वो खुद जो है वो क्लोराइड के साथ कंबाइन हो गया। तो ये किस तरह का रिएक्शन है बच्चों? ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, ए डाइल्यूट ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing acidified potassium permanganate, एक बीकर है हमारे पास और उसमें हम लोग क्या करें? पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग धीरे धीरे यूज करें, और उसमें क्या है? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं इसका कलर जो होता है, लाइट पर्पल कलर जो होता है, वो धीरे धीरे फेड हो जाता है और वो पूरा का पूरा कलरलेस हो जाता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? कुछ जो है जो इसके कलर को जो है वो रिड्यूस कर दिया, और यहां पे ये क्या करता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ये किसके हिसाब से काम करता है बच्चों? ये जो रहता है ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से ये काम करता है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन अभी बढ़ते हैं थोड़ा आगे, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन हमें दिया गया है ये किस तरह का हमें जो है वो एग्जाम्पल है? तो यहां पे बच्चों देखो, यहां पे एक तो रिएक्शन, यहां पे एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक साथ हो रहा है, और अलोंग विद दैट यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बात भी अगर किया जाए तो यहां पे भी ये दोनों भी एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और अलोंग विद दैट आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा 1 और 3, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और अलोंग विद दैट ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फैटी फूड बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, क्यों खराब होते हैं बच्चों? क्योंकि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोल के ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है बच्चों वो क्या है? द रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड एक्सचेंज, तो कंपाउंड में आपका एक दूसरे के साथ, यहां पे डिस्प्लेस नहीं हो रहा है बच्चों, बट कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के साथ अपना जो है वो आयन, ये फिर जो कंपाउंड जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड जो है यहां पे बना रहे हैं, और उसी तरह के रिएक्शन को हम क्या बोल के कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन इमर्जिंग ऑफ आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? जैसे कि हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हमारा ऑप्शन बी ही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे क्या है? एन एलिमेंट एक्स, कोई भी एक एलिमेंट दिया गया है जो कि एक्स है, और उसको अगर हम एयर के कांटेक्ट में ले जाते हैं या फिर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में ले आते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? एक रेडिश ब्राउन कलर के उसके ऊपर कोटिंग आ जाते हैं। तो हमें ये एक्स क्या है बताना है और वाई क्या है बताना है। तो एक्स तो हम लोग जानते हैं बच्चों, ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग आ रहा है, मतलब ये क्या है? हमारा रस्ट है, और रस्ट किसके ऊपर लगता है? हमारा आयरन के ऊपर। तो एक्स जो है हमारा क्या है? यहां पे आयरन है, और वाई जो है उसका रस्टिंग वाला फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देन इन और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनमें से किसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से बोलेंगे? व्हिच रिमूव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करेगा बच्चों,
उसी को ही हम लोग क्या बोल के कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोल के कहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, बेरियम सल्फेट जो है वो फॉर्मेशन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन है ZnSO4 हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें अगर हम कॉपर को ऐड करते हैं तो क्या हम लोग क्या जानते हैं, कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आपका एज कंपेरेबल जिंक, तो यहां पे किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, हाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। हम लोग रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडिंग मोर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा फूड तो ऑलरेडी खराब हो जाएगा, हो गया। अगर हम लोग उसको खुला छोड़ेंगे तो यहां पे भी जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ऑल द अबव तो नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, कोरोजन और द रोस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इच। आयरन का जो रोस्टिंग होना ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर नॉन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पे या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए स्टूडेंट नोटिस दैट द ब्रेड केप्ट आउट हैज ग्रीन कलर कोटिंग ओवर इट। तो वो क्या करते हैं, एक ब्रेड को जो है वो बाहर अगर रख देता है तो कुछ दिन के बाद उसके ऊपर क्या होता है बताओ, एक ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है या फिर फंगस लग जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोल के कहते हैं। व्हाट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, तो जो ब्रेड हम लोग बाहर रखे थे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर गया और वो जो है वो खराब हो गया, या फिर फूड स्पॉइलिंग को हम लोग क्या बोल के कहते हैं, आपका रेंसिडिटी बोल के कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये था इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और हम लोग खत्म कर चुके हैं क्विक रिवीजन हम लोग खत्म किए अलोंग विद दैट एमसीक्यूज के साथ, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो आशा करता हूं बच्चों ये वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आया, एमसीक्यूज पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।